सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल गुदार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तमाम जो मेरे साथी इस प्रथम क्लास में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूनिट नंबर 8 टॉपिक है रिक्रिएशन, सभी का मैं स्वागत करता हूं। और यहां से हम हमारे सिलेबस की शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं। तमाम जो मेरे साथी मेरे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल। क्योंकि ये प्रथम क्लास है, हर एक बात को अपने ध्यान से समझना है और जो की बिंदु या फिर जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके ऊपर आपने ध्यान रखते हुए चलना है। कहीं भी आपने भागदौड़ नहीं करनी है, कहीं भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं पूरी पूरी सामग्री देता हुआ आगे बढ़ूंगा। चलिए भाई, पहली स्लाइड की ओर चलते हैं। पुस्तक के बारे में ये कहा जा सकता है कि पुस्तक आपके पास अगले सप्ताह तक पहुंच जाएगी। हम डाक से आप तक पहुंचाएंगे और वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आप तक पुस्तक जो है वो ठीक समय पर पहुंचा पाएं। तो उसके बारे में निश्चित रहिए। आप अब सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए और 2-4 जो क्लासेज हैं, जो आप मटेरियल वहां पर करेंगे वो आपको वहां पर मिल जाएगा। कुछ जो चीज़ें ऐड करने वाली हैं वो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। चलिए भाई, बुक के संबंध में ये बात। और बहुत सारे विद्यार्थी ये मैसेज कर रहे हैं कि क्लास रोज देखिए, क्लास का टाइम चेंज नहीं होगा, क्लास का टाइम एक ही रहेगा। और अगर बाई चांस आपको ये लगता है क्लास कब होने वाली है तो आप ऐप में जाइए, वहां पर नीचे एक लाइव रूम से एक डब्बा बना हुआ होगा। उस डब्बे के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरे दिन का शेड्यूल वहां पर लिखा आ जाएगा। तो वहां पर देख लीजिएगा फिजिकल एजुकेशन की क्लास कितने बजे पर हो रही है। चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं, या फिर पहला जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 8 रिक्रिएशन, कैंपिंग, प्ले और योग, इनके संबंध में ये क्लास रहती है या फिर इनके संबंध में यूनिट रहती है। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन जो टॉपिक है इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। और आसान मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबने रिक्रिएशन में भाग लिया हुआ है, रिक्रिएशन की गतिविधियां आप खूब करते हैं। बस दिक्कत क्या आ जाती है कि आपको दिक्कत ये आ जाती है कि रिक्रिएशन के साथ साथ 2-3 चीजें और पड़ी हुई हैं। वहां पर रिक्रिएशन है, वहां पर प्ले है, वहां पर कैंपिंग है। तो आप इन तीनों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हो कि किसमें क्या क्या चीज है। बस वहां पर दिक्कत आती है, बाकी रिक्रिएशन खुद इतना बड़ा मुश्किल टॉपिक जो है वो नहीं है। चलिए, रिक्रिएशन जिसके लिए हिंदी में आप क्या प्रयोग करते हैं, हिंदी में जो शब्द यहां पर प्रयोग होता है वो शब्द है मनोरंजन। इन दोनों के संबंध में देखें तो ये रिक्रिएशन शब्द बना हुआ है री प्लस क्रिएशन से। आप कंप्यूटर आपने यूज किया होगा, आपने मोबाइल यूज किया होगा, वहां पर आप देखते हैं कि कोई फोटो को, कोई फोल्डर को आप रीनेम करते हैं। क्या करते हैं? रीनेम करते हैं, रीनेम करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। ऐसा इंग्लिश के शब्द आपने खूब पढ़े होंगे जहां पर री सामने लगता है, रीनेम करना, रिक्रिएट करना। इस तरह से जो री नाम आता है, री का नाम है पुनः। री को आप इंग्लिश में जब उपयोग करते हैं उसका मतलब होता है पुनः। क्रिएशन का मतलब है निर्माण करना। तो रिक्रिएशन जो अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द रिक्रिएशन का मतलब है री प्लस क्रिएशन से बना हुआ है। री का मतलब है पुनः, क्रिएशन का मतलब निर्माण करना। तो इस शब्द का मतलब क्या हो गया? पुनः निर्माण करना। सिर्फ यहां पर इतना ही है कि पुनः निर्माण करना। लेकिन किस चीज का पुनः निर्माण करेंगे? निर्माण किसका करते हैं? खोई हुई ऊर्जा का पुनः निर्माण करना। ऊर्जा कहां खो गई है? आप दिन भर आपने कोई ना कोई काम किया, आप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़े होंगे, आपने दफ्तर में कहीं गए होंगे, आपने खेत में काम किया होगा। कोई भी काम आप कर सकते हैं दिन में, आपका जो व्यवसाय होता है, जो भी काम आप कर रहे हैं आपने किया होगा। वो कार्य करने के बाद आपको उस कार्य की थकान आएगी। कार्य की थकान, पूरा दिन भर आप एक ही काम करेंगे तो निश्चित जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ी थकान जो है वो महसूस होगी। उस थकान को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? रिक्रिएट किया जाता है या फिर मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लिया जाता है। मान लीजिए कि मैं आज स्कूल गया, कॉलेज गया, पूरा दिन मैंने वहां पर काम किया, शाम को मैं आया, आने के बाद मैं खाना वगैरह खाया और मैं सो गया। अगले दिन फिर वही, अगले दिन फिर वही, अगले दिन फिर वही। इसी तरह से 7-8 दिन मैंने काम किया, फिर संडे को मैं थोड़ा सो लिया और सोमवार से फिर दोबारा वही रूटीन। अगर आप इसी रूटीन में अगर बंधे हुए चलते हैं तो उसका फायदा या फिर नुकसान क्या हो रहा है कि आप रोज जो थकान आपको हो रही है और उस थकान से आप दूर नहीं हो पा रहे, तो 25 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 35 दिन, 40 दिन के बाद एक समय आ जाएगा आप ऊब जाएंगे उस काम से। केवल आपको शारीरिक रूप से ही थकान को दूर नहीं करना है, मानसिक रूप से उस काम की जो थकान हुई है उसको भी आपने दूर करना है।
कि आपने अपने मन को भी प्रसन्न करना है। अगर आप मन को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, सिर्फ शरीर की थकान तो कैसे, आप सो लिए, भोजन अच्छा कर लिया, थकान दूर हो गई, आप गर्म पानी से नहा लिए तो थकान दूर हो गई, लेकिन मन की जो थकान है, मन के ऊपर जो बोझ आया है, उसको भी तो दूर करना पड़ेगा। अगर उसको दूर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो वो थकान आप तक पहुंच रही है प्रतिदिन, तो वो एक साथ इकट्ठी होती चली जाएगी। और जब वो बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी तो आप जो काम दिन भर में करते हैं उसे ऊबने लगेंगे। आपने देखा होगा कि जो बच्चे एकदम नई नई पढ़ाई करना शुरू करते हैं, 6 घंटे वो लाइब्रेरी गया, दोस्तों ने बोला कि भाई आजा थोड़ी देर घूम फिर लेते हैं, बाजार चलाते हैं, बोलते नहीं नहीं, मैं इस बार मैं जो भी एग्जाम में तैयारी कर रहा हूँ वो मैं बन के रहूंगा और मैं बिल्कुल भी मौज मस्ती के मूड में नहीं हूँ। तो वो दोस्तों से थोड़ा दूर हटने लग जाता है और सिर्फ लाइब्रेरी जाता है, लाइब्रेरी से आता है, घर पे जाता है, खाना खाता है और सो जाता है, इतने में चलता है। अब वो व्यक्ति क्योंकि एकदम जोश में है, अभी नए नए उन्होंने कोर्स परचेज किए होंगे, कहीं से उन्हें मोटिवेशन का कुछ सामग्री मिल गई होगी या कोई विज्ञप्ति आ गई होगी, कोई भी चीज ऐसी हो गई होगी, तो वो 30 दिन 35 दिन तो बहुत जोश में पड़ेगा। फिर एकदम से सडन ड्रॉप आता है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब एकदम से आप मजबूत होकर पढ़ने लगते हैं, 15 दिन 20 दिन तो आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, आप सारे के सारे आपने जो शौक के काम आप करते हैं, वो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये करना वो करना, वो सारे के सारे बंद कर देते हैं। 15-20 दिन तो ठीक चलता है, लेकिन फिर एकदम से सडन ड्रॉप आता है। उसके बाद आपसे ऐसा होता है कि यार छोड़ो बाद में पढ़ेंगे, फिर आप 2 दिन के लिए छोड़ते हैं, 2 दिन कब हफ्ता चले गए या फिर 15 दिन चले गए पता नहीं लगता। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने जो मानसिक थकान हो रही है उसको इकट्ठा होने दिया धीरे धीरे। उसके लिए क्या कहा जाता है कि आपको मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य है, कि अगर आप रिक्रिएट नहीं करेंगे, ऊर्जा को पुनर्निर्माण नहीं करेंगे, तो वो धीरे धीरे इकट्ठी होती चली जाएगी और फिर वो लौटकर जब वापस आएगी ना तो ज्यादा नुकसान करेगी। तो रिक्रिएशन शब्द का मतलब है खोई हुई ऊर्जा का पुनर्निर्माण करना। ये ऊर्जा मानसिक है, ये जो आप मानसिक रूप से थकान महसूस करते हैं कोई कार्य की, वही उसको ही पुनः आपने निर्माण करना है। ये शारीरिक नहीं है, शारीरिक तो सोकर और अच्छा भोजन करके आप दूर कर सकते हैं। तो यहां पर जो खोई हुई ऊर्जा मानसिक की बात हो रही है, मानसिक ऊर्जा, मेंटली जब आप थक जाते हैं उसकी ये बात हो रही है, उसकी ये बात की जा रही है। एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने रिक्रिएशन का बता दिया। अब चलते हैं, शब्द रिक्रिएशन जो आया कहां से है, मूल इसका कहां पर है, लैटिन भाषा के शब्द से है। लैटिन भाषा के शब्द से ये शब्द आया है। हमेशा मैं आपको ये बात बताता हूं और मैं पुनः बताऊंगा, और कुछ चीजें ऐसी कि जो मैं पूरे सिलेबस में रिपीट करता हुआ चलूंगा। और वो शब्द क्या है कि आपको बार बार ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे कि ये लैटिन भाषा से आया है, ये ग्रीक भाषा से आया है, यूनानी भाषा से आया है। पूरे सिलेबस के अंदर तमाम जो शब्द हैं वो या तो यूनानी भाषा से आ रहे हैं या लैटिन भाषा से आ रहे हैं। यूनानी और ग्रीक भाषा एक ही है, जैसे इंडिया और भारत एक ही चीज है, वैसे यूनान और ग्रीक या ग्रीस एक ही चीज है। तो अगर कहीं पर ग्रीक भाषा लिखा हुआ मिले तो भी आपको घबराना नहीं है, यूनानी लिखा हुआ मिले तो भी घबराना नहीं है, दोनों एक ही बात है। लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, ज्यादातर शब्द आपके इन दो से आएंगे। इसके अलावा मसाज जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हिब्रू भाषा कहाँ की है? हिब्रू भाषा है इजराइल की, जो भाषा है वो हिब्रू है, और दूसरी भाषा है वहां पर फ्रेंच भाषा। तो हिब्रू भाषा का शब्द और फ्रेंच भाषा का शब्द, मस्केलन और मांसर, ये दो शब्द आपके दो अलग भाषाओं से आएंगे। तीसरा शब्द युज शब्द, संस्कृत का योग के लिए, ये 3 भाषाओं के अलग शब्द आएंगे। अन्यथा तमाम जो शब्द हैं आपके या तो यूनानी से बने होंगे या लैटिन से बने होंगे। बीच में एक शब्द ऐसा आएगा सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी शब्द ऐसा आएगा जिसमें सोशियो शब्द जो है लैटिन भाषा का रहेगा और लॉजी शब्द जो है वो यूनानी भाषा का रहेगा। और बाकी तमाम जो शब्द हैं उनको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक तरफ यूनानी हो जाएगा या ग्रीक हो जाएगा, एक तरफ आपके लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। उसी तरह से रिक्रिएशन शब्द जो है पुनः निर्माण करना, रिक्रिएशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। ये बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है। कमेंट जब पढ़ाया जाए तो कमेंट को आप एक बार बंद कर दीजिए भाई, हाथों को थोड़ा आराम दे दीजिए, सिर्फ सुनने के ऊपर ध्यान रखिए कि मैं ये तमाम जो चीजें हैं ये आज से पहले 5-7 बार पढ़ा चुका हूं, तो मुझे पता है कि कहां पर क्या क्या डाउट आएगा, तो मैं साथ साथ कवर करता उनको चलूंगा। क्या विद्यार्थी आमतौर पर यहां पर पूछते हैं उनको मैं देखता हुआ चलूंगा, लेकिन हम बहुत ज्यादा जो है क्लास के अंदर बात नहीं करेंगे, उससे फ्लो जो है वो खराब होता है भाई। शब्द रिक्रिएशन का प्रथम प्रयोग कब हुआ? अब रिक्रिएशन शब्द है आजकल ये खूब चल रहा है, लेकिन इसका प्रथम प्रयोग कहां पर हमने इसको पहली बार प्रयोग होते हुए देखा है? 14वीं सदी के अंदर। 14वीं सदी के अंदर, अभी जैसे 21वीं सदी चल रही है, तो 14वीं सदी के अंदर बीमार व्यक्ति को ठीक करने के रूप में हुआ, बीमार व्यक्ति को ठीक करने के रूप में प्रथम बार इसका प्रयोग हुआ।
अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको मैं एक बार मार्क कर देता हूँ साथ साथ। जैसे यहाँ पर अभी तक रिक्रिएशन लैटिन भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका अर्थ क्या है? खोई हुई ऊर्जा का पुनर्निर्माण करना। ये दोनों बात पूछी जा चुकी है। प्रथम प्रयोग के संबंध में नहीं पूछा गया, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा भाई। आधुनिक समय में मनोरंजन, आज का जो समय है अभी मनोरंजन खूब फल फूल रहा है और खूब इसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आधुनिक समय अभी जो समय चल रहा है यहां पर हमने मनोरंजन शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया, ये बात यहां पर हो रही है। प्रथम बार प्रयोग कब हुआ? अमेरिका में हुआ। कहां पर हुआ? कौन से देश में? अभी जो अवधारणा, अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है मनोरंजन का, वो सर्वप्रथम कहां पर प्रयोग हुआ? अमेरिका में हुआ। और अमेरिका में इसके इजाद होने के पीछे कारण क्या थे वो भी आपने ध्यान रखने हैं। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। औद्योगिकीकरण को इंग्लिश में कहेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगों का लगना, कारखानों का लगना, शहरों का बनना, तो वो उद्योगिकरण हो जाएगा। और शहरीकरण अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण अमेरिका के अंदर इस अवधारणा का जन्म जो है वो आधुनिक रूप में होता है। कैसे होता है ये भी देखिए साथ में। देखिए, आप गांव में रहते हैं, अगर आप में से कोई व्यक्ति है जो गांव में भी रहे और शहर में भी रहे, तो वो जानता है कि गांव के अंदर आप उठे और आप अपने घर में रहते हैं। अगर गांव में, तो आपको पता है कि सुबह उठे तो घर में आपके गाय भैंस है, वहां से आपने आपके माता पिता या फिर घर के जो भी लोग हैं उन्होंने वहां से दूध जो है वो लिया, आपके चाय बनाने का व्यवस्था वहां पर हो गई, आपको कोई टेंशन की बात नहीं पड़ी। उसके बाद आपने थोड़ा बहुत अगर काम किया, खेत वेत घूम के आए तो वहां पर आपको भोजन तैयार मिला। भोजन जो मिला उसमें भी आपने जो सब्जियां, प्रमुख रूप से जो सब्जियां वो आपके खेत में हुई होंगी, जो गेहूं है वो आपके खेत में हुई होगी, तो कुछ थोड़ा बहुत आपने बाजार से सामान लिया होगा, बाकी सारा का सारा सामान वहीं वहीं है। आप खेत में गए होंगे, खेत में आपने कोई कार्य किया होगा, आपका खुद का अगर थोड़ा कोई दुकान वगैरह है तो उस पर चले गए होंगे, वापस आए, शाम को खाना खाया। आप देखिए कि आप बाहर की चीजों के ऊपर कितना निर्भर है। आपको अगर मोबाइल को छोड़ दें तो आप पाएंगे कि आप बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं, आप सेल्फ सफिशिएंट है। आपके पास आपकी जो दिन की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से आप अपने लिए बना पा रहे हैं सारी की सारी चीजें। पहले अमेरिका के अंदर भी शहरों के बनने से पहले, औद्योगिकरण से पहले ऐसी ही जीवन जो है वो चल रहा था। हर व्यक्ति अपने आप में समृद्ध था। अगर आप गांवों के अंदर देखेंगे तो वहां पर बेर जो है वो इसी तरह से पेड़ों के नीचे बिखरे हुए पड़े रहते हैं। अगर यूपी के साइड में जाएंगे तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो पेड़ों के नीचे आम जो है वो इसी तरह बिखरे हुए पड़े रहेंगे। अगर कहीं पर जामुन के पेड़ है तो जामुन जो फल बाजारों के अंदर 150 रुपए किलो बिकते हैं, वो आप देखें गांवों के अंदर वैसे पेड़ों के नीचे पड़े रहते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा समृद्धता है, इतनी ज्यादा चीजें वहां पर ऑलरेडी है। अब जब वही व्यक्ति गांव में वो व्यक्ति रह रहा है, गांव से व्यक्ति वो कहां पर आया, गांव में मान लीजिए कि 2 साल फसल नहीं हुई, 2 साल अकाल पड़ गया, तो उसने सोचा कि भाई शहर में चला जाए और शहर में जाके कुछ 2 रुपए जो है वो कमाए जाए। जब शहर में आया तो उसने देखा कि भाई यहाँ पर लोगों के पास गाड़ियां भी है, यहाँ पर लोगों के पास बाइक है, यहाँ पर लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे घर हैं और बहुत रुपए कमा रहे हैं। तो उसने रुपए कमाना शुरू किया तो उसको ये महसूस होना शुरू हुआ कि आसपास की जिसके पास ये गाड़ी है उसकी ज्यादा इज्जत हो रही है, जिसके पास ऐसा घर है उसकी ज्यादा इज्जत हो रही है। तो वो उस भागदौड़ में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो वो और पैसा कमाना चाहेगा, और पैसा कमाना चाहेगा। अब जरूरतें तो उसकी चाहे उतनी है, लेकिन वो फिर वहीं घर बनाना चाहेगा, वो गाड़ी लेना चाहेगा, उसकी जरूरतें बढ़ जाएंगी। जरूरतें बढ़ेंगी तो ज्यादा काम करने को प्रयास करेगा कि भाई मैं दिन में 8 घंटे काम करता था, 2 घंटे अतिरिक्त काम कर लेता हूं, 2 घंटे कोई और काम कर लेता हूं। तो इस तरह से वो उस रेस के अंदर शामिल हो जाता है। ठीक ऐसा ही कहां पर हुआ, अमेरिका में हुआ। अमेरिका, आपके जो दोस्त कनाडा वगैरह गए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, तो वहां पर उनसे पता करना कि उनकी अगर जो शिफ्ट है, जो 6 घंटे 8 घंटे की जो शिफ्ट होती है जहां पर वो काम करते हैं, उसके अतिरिक्त अगर वो काम करते हैं तो उनको ज्यादा पैसा मिलता है। यानी कि अगर 8 घंटे के हिसाब से उनको 2,000 रुपए मिल रहे हैं, तो अगर वो 2 घंटे और काम करते हैं ना तो उनको 2 घंटों के 1,000 रुपए मिलते हैं। आप अपने शिफ्ट से अतिरिक्त काम करते हैं, उनके ज्यादा रुपए मिलते हैं। ठीक ऐसा ही सिस्टम कहां हुआ, अमेरिका में हुआ। लोग शहरों की तरफ आए। शहरों की तरफ आए क्यों? क्योंकि वहां पर रोजगार के साधन थे, वहां पर उद्योग लगने शुरू हुए, फैक्ट्रियां बनना शुरू हुई। जब फैक्ट्रियां लगी तो फैक्ट्रियों को क्या करना था, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बनाने थे, ज्यादा प्रोडक्ट वहां पर बनाने थे। ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्होंने अपने जो कार्मिक हैं, श्रमिक हैं, जो वहां पर जो लोग काम करते हैं, उनको उन्होंने मोटिवेट किया कि आप अधिक कार्य करें। 8 घंटे जो कार्य कर रहा था उसको अधिक पैसा देकर उन्होंने 10 घंटे 12 घंटे काम करवाया। और व्यक्ति भी लालच में कर रहे हैं। लालच में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको पैसा कमाना है। अब वो पैसा कमा के बाहर निकलता है तो वहां पर
कॉमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया, वहां पर वो देखता है कि सामने एक एड लगी हुई है कि जिसपे लिखा हुआ आता है कि ऐसी साबुन खरीदोगे तो आप ऐसे हो जाओगे, स्वस्थ रहोगे, ये टीवी लोगे, ये घड़ी लोगे, ये गाड़ी लोगे, तो इश्तिहार देखता है बड़े बड़े, तो उनके ऊपर वो पैसा अपना लगाता है। पैसा लगाता है तो उसको पैसे की और जरूरत पड़ती है, तो और जरूरत पड़ती है तो और काम करता है। तो ये फिर एक रेस शुरू होती है, और उस रेस के अंदर व्यक्ति अपनी हद से ज्यादा काम करना शुरू करता है। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम करता है पैसा कमाने के लिए। और वो जब पैसा कमाने के लिए काम शुरू करता है, तो वो एक समय ऐसा आता है कि सभी जो लोग हैं उनकी उत्पादक क्षमता जो है गिरने लगती है, या फिर वो देखते हैं कि हमें काम करने का मन नहीं हो रहा है, पैसा मिल रहा है लेकिन उस हिम्मत के साथ, उस ऊर्जा के साथ हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पर एक गैप क्रिएट होता है कि लोगों को मानसिक रूप से अब स्वस्थ करने के लिए कुछ मनोरंजन की इस्तेमाल किया, मनोरंजन के साधन मौजूद करवाए जाएं। तो फिर वो जो गैप एक बना कि लोग यहां पर कह रहे हैं कि हम थक चुके हैं, हमसे ये काम नहीं हो रहा है, हम पहले बहुत काम करते थे लेकिन अब हम यही काम जो है नहीं कर पा रहे हैं, शरीर हमारा स्वस्थ है, हमारे अंदर ताजगी है, ऊर्जा है, लेकिन मन नहीं मान रहा है ये काम करने को, मन जो है वो थक चुका है। तो बीच में जो एक गैप हुआ कि ये आदमी को स्वस्थ कैसे किया जाए, उस गैप को किसने भरा? मनोरंजन ने भरा। मनोरंजन के साधन, सिनेमा घर बने, वहां पर बार बनना शुरू हुए, सर्कस के लिए वहां पर चीजें बनना शुरू हुई, वहां पर थिएटर बनना शुरू हुए, वहां पर रंगमंच बने, वहां पर कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए चीजें बनी। शहरों के अंदर ये चीजें, टीवी बनने शुरू हुए, गिटार बनने शुरू हुए, रेडियो बनने शुरू हुए। ये क्यों बने? ताकि व्यक्ति जब थक हार कर घर पर आए तो मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को तरोताजा करने के लिए उसके पास कुछ साधन होने चाहिए जिससे वो अपने आप को दोबारा क्या कर सके, रिचार्ज कर सके। आप यहां पर ये शब्द रिक्रिएशन देख रहे हैं, तो रिचार्ज भी इसके लिए एक शब्द उपयोग किया जा सकता है कि आप अपने आप को मेंटल रिचार्ज कर रहे हैं, मानसिक रूप से दोबारा अपने आप को तरोताजा कर रहे हैं। तो ये कहानी है पीछे की कैसे अमेरिका के अंदर ही, क्योंकि उद्योग लगना सबसे पहले कहां शुरू हुए? अमेरिका के अंदर शुरू हुए। तो अमेरिका के अंदर औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण प्रसिद्ध ये होता है आधुनिक समय के अंदर। इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। क्या क्या बातें हमने पढ़ी कि रिक्रिएशन जो है, रिक्रिएशन जो है वो शब्द किसका है? लैटिन भाषा से, उसका मूल तो लैटिन भाषा का है। अब एक प्रश्न ऐसा आया हुआ है कि जहां पर यह पूछा है कि रिक्रिएशन कौन सी भाषा का शब्द है, तो वहां पर उसको इंग्लिश का मत कर देना। वहां पर ऑप्शन के अंदर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, लैटिन लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन रिक्रिएशन को अंग्रेजी भाषा का शब्द मत कर देना। वहां पर आपने क्या देखना है? हिंदी वाली तरफ देख लेना है। हिंदी की तरफ वहां पर मनोरंजन लिखा होगा, तो मनोरंजन को आप हिंदी का शब्द थोड़ी बोल दोगे। उत्पत्ति पूछी जा रही है कि वो आया कहां से, लैटिन भाषा से आया है। तो रिक्रिएशन लैटिन भाषा का शब्द है, री प्लस क्रिएशन से बना है। री का मतलब पुनः, क्रिएशन का मतलब निर्माण करना, पुनः निर्माण करना। किसका? खोई हुई ऊर्जा का। कहां खो दिया आपने ऊर्जा? अब पूरे दिन जो कार्य करके आए हैं उसमें आपका मन जो है, आपका मस्तिष्क जो है वो थक चुका है, उसके ऊपर थकान हावी हो चुकी है। उस थकान को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेंगे, मनोरंजनात्मक गतिविधियों में आप भाग लेंगे। पहली बार इसका प्रयोग कब हुआ? 14वीं सदी में हुआ। आधुनिक समय में, आधुनिक समय में जो इसका उपयोग है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान रखना। आधुनिक समय के अंदर अमेरिका, यूएसए के अंदर इस अवधारणा का जन्म होता है, और उसके जन्म के पीछे जो प्रमुख कारण है वो औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन, शहरों का बनना। शहर भी कब बनेंगे? जहां पर उद्योग लगेंगे। अब मान लीजिए कि कोई भी एक कस्बा है, कोई भी एक छोटा शहर है, छोटा गांव है, उसके आसपास कोई एक ऐसी चीज निकलनी शुरू होती है कि जहां पर उद्योग बने। उद्योग बनेंगे तो वहां पर फैक्ट्रियां लगेगी। अब फैक्ट्री लगेगी तो वहां पर जो लोग उस फैक्ट्री में काम करने के लिए आएगा तो वो 50 किलोमीटर दूर थोड़ी रहेगा, वो उस फैक्ट्री के इर्द गिर्द ही रहेगा, वहीं वो अपना घर बना लेगा, वहीं उसके बीवी बच्चे आ जाएंगे। तो वहां पर जब सब आ जाएंगे तो धीरे धीरे शहर का रूप लेने लगेगा। तो छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे जो शहर है वो बड़े शहर में तब्दील होने के लिए लग गए। जब बड़े शहर हैं तो वहां पर मनोरंजन की आवश्यकता वहां पर उनको पड़ी, तो मनोरंजन का जन्म वहां पर इस तरह से होता है। रिक्रिएशन शब्द के लिए हिंदी में मनोरंजन शब्द का प्रयोग होता है। जो रिक्रिएशन शब्द है उसके लिए हिंदी में जो शब्द का प्रयोग होता है वो कौन सा शब्द है? मनोरंजन शब्द है। मनोरंजन को अगर संधि विच्छेद करके देखें, अगर तोड़ के देखें, तो मन प्लस रंजन, मन का रंजन, मन को प्रसन्न करना। मनोरंजन मन को प्रसन्न करना, सेम बात। रिक्रिएशन ऊर्जा बनाना है। ऊर्जा बनेगी कैसे? जब मन को प्रसन्न करेंगे तो ऊर्जा अपने आप क्या हो जाएगी? बन जाएगी। अब मन को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? आपको लगता है कि शरीर को प्रसन्न करने के लिए आप सोचते हैं कि भाई आप सो लिए, अच्छा भोजन कर लिया तो शरीर दोबारा तरोताजा हो सकता है, गर्म पानी से नहा भी लिए ना तो भी एक बार को थकान उतर जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मन को प्रसन्न किया जा सकता है? अब ऐसा सोचिए कि
आप नॉर्मली बैठे हैं और आपके बहुत पुराने दोस्त का एकदम से फोन आता है कि जिससे आपकी बात 6 महीने 7 महीने से नहीं हुई, और उसका फोन आता है और वो आपको कहता है कि भाई मैं आपके गांव में आपके शहर में आया हूँ और चल आया, मिलते हैं और साथ में खाने पीने चलते हैं कहीं। तो सिर्फ उस खबर को सुनने मात्र से आपका मन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, थकान आपकी कोई हो रही थी थकान दूर हो जाएगी। तो वही चीज कैसी होती है, या फिर ऐसा मानिए कि पूरे दिन से थके थके हारे आप आए थे, आपने पूरे दिन कहीं काम किया और काम करने के बाद जब आप शाम को आए घर पे तो बिल्कुल एकदम थके हुए थे, लेकिन फिर आपको कहीं खबर मिलती है कि आपने कोई एग्जाम दिया तो उसका रिजल्ट आ चुका है और आप पास हो गए। तो आपको एकदम से प्रसन्नता होगी, आपकी जो थकान थी वो थकान एकदम से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आपने ये बहुत बार इस शब्द का प्रयोग किया होगा कि यार मूड थोड़ा खराब हो रखा था, थका हुआ था, लेकिन ये बात सुनी एकदम से आनंद आ गया। तो वो जो आनंद आना है ना, वही क्या है, रिक्रिएशन है, यानी कि ऊर्जा दोबारा बन गई है, वहां पर मन जो है वो प्रसन्न हो गया है। अगर शरीर तरोताजा है और मन थका हुआ है तो आप कार्य जो है वो नहीं कर पाएंगे, और अगर शरीर थका हुआ है लेकिन मन प्रसन्न है तो आप कार्य कर पाएंगे। दोनों ही चीजें ध्यान रखना। इसीलिए क्यों कहा जाता है कि मोटिवेशन बड़ा जरूरी है। मोटिवेशन का मतलब यह है कि मन जो है ना वो आपके साथ है, मन जो है वो सफर करने को तैयार है। मन अगर सफर करने को तैयार है, मन अगर प्रसन्न है, मन अगर तरोताजा है, तो वो शरीर को धकेल कर ले जाएगा कहीं भी। शरीर थका हुआ है तो भी उससे वो काम करवा लेगा, लेकिन अगर मन थका हुआ है और शरीर तरोताजा है तो वो काम जो है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप जो है वो मन जो है वो आपका प्रसन्न हो, मनोरंजनात्मक गतिविधियों में आप भाग। अब देखिए यहां पर ये फोटो लगी हुई है, स्कूल के अंदर ये झूले क्यों लगे होते हैं, हर चीज जो है ना उसको देखोगे तो बड़ा सेंस आपको उनके पीछे लगा हुआ मिलेगा। क्योंकि स्कूल के जो 6 घंटे 8 घंटे का जो समय है, वहां पर आप बच्चे को लगातार पढ़ाई करवा रहे हैं, लगातार पढ़ाई करवा रहे हैं, वो बैठा है इनएक्टिव होकर अध्यापक की बात सुन रहा है, और सिर्फ वो लगभग बच्चे जो है वहां पर बोर हो रहे होते हैं, बोर नहीं भी हो रहे होते हैं, सीख भी रहे होते हैं, तो उसका मस्तिष्क जो थक रहा है क्योंकि वो चीजों को समझने का प्रयास कर रहा है, याद करने का प्रयास कर रहा है, दो चीजों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो आप देखते हैं कि स्कूल के अंदर जो गेम्स पीरियड होता है, खेलने का एक जो घंटा होता है, ऐसे झूले बने होते हैं। या आप देखिए कि जब भी आप खेलने के लिए बच्चों को नाम भी बोलें, 4 घंटे आप उनको मेहनत करवाइए, जैसी आधी छुट्टी होती है, जैसी रिसेस होती है, बच्चे अपने आप खेलने के लिए दौड़ेंगे। कुछ भी खेले, वो चाहे पकड़न पकड़ाई खेले, कुछ भी खेले, लेकिन खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? क्योंकि उनको पता है कि हम थके हुए हैं और इस थकान को दूर करने के लिए हमें खेलना पड़ेगा, रिक्रिएशन हमारा करना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं, उम्मीद करता हूं कि इस पूरे के पूरे स्लाइड के ऊपर कोई बात ऐसी नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आई है। मैंने 7 क्वेश्चन मार्क कर दिए, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन की परिभाषा, परिभाषाएं हालांकि अभी फर्स्ट ग्रेड में नहीं पूछी गई, लेकिन पुराने समय के अंदर, जैसे मान लीजिए कि थर्ड ग्रेड की बात करें, पुराने थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की बात करें, या फिर हाँ इन दो एग्जाम के अंदर, पिछली फर्स्ट ग्रेड में भी मुझे लग रहा है कि परिभाषा जो है वो नहीं पूछी गई थी। परिभाषा राजस्थान में आमतौर पर पूछी जाती है। परिभाषाएं क्यों जरूरी है? परिभाषा पढ़ना इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्योंकि परिभाषा के अंदर मूल छिपा हुआ है कि बात कहने का प्रयास क्या किया जा रहा है। मैंने आपको बता दिया कि मनोरंजन क्या है, बड़ा बड़ा बता दिया कि भाई जब मन थका हुआ होता है, आपका आपका मन कहता है कि चलो कुछ ऐसी गतिविधि में भाग लिया जाए जहां पर आप प्रफुल्लित हो सके, जहां पर आनंदित हो सके, जहां पर आपका मन जो है वो हर्ष के साथ भर सके। ये मैंने आपको बताया। लेकिन क्या इतने भर से काम चल जाएगा? इतने भर से काम नहीं चलेगा। कि मैंने आपको बता दिया कि भाई एक राम नाम का व्यक्ति है, वो कौन है? मैंने बोला राम नाम का व्यक्ति जो है वो बड़ा हंसमुख व्यक्ति है, बस इतनी सी बात बता दी। क्या इतने में काम चल जाएगा? राम कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा उसका दिमाग है, कैसा उसका व्यवहार है, ये तमाम चीजें आपको जाननी पड़ेगी। तो इन परिभाषाओं के अंदर आपको मनोरंजन जो है वो है क्या वास्तव में पता लगेगा। सबसे पहली जो परिभाषा हम पढ़ते हैं, सालुसन की परिभाषा पढ़ते हैं, सालुसन की परिभाषा पढ़ते हैं, और एक जोसेफ ली की परिभाषा, हम दोनों को साथ ही पढ़ते हैं, दोनों को हम साथ ही पढ़ेंगे। अब यहां पर आपको जो सालुसन की परिभाषा है वो सिर्फ इतनी ही पढ़नी है एक बार, और जो जोसेफ ली की परिभाषा है वो सिर्फ आपको इतनी ही पढ़नी है। दोनों परिभाषाओं को आज आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें दोनों में कोई भेद नहीं है, इन दोनों के अंदर कोई भेद नहीं है। बात यहां पर क्या बोली जा रही है? मनोरंजन गति नहीं बल्कि संवेग है। मनोरंजन गति नहीं, एक संवेग है। या मनोरंजन गति एक क्रिया का विषय नहीं है बल्कि एक संवेग का विषय है। इसको समझेंगे कैसे? गति मतलब मूवमेंट, या फिर सक्रिय, या फिर एक्टिव। मनोरंजन गति नहीं, मनोरंजन
गति एक क्रिया नहीं, बल्कि यह एक संवेग या फिर भावना या फिर जज्बात है, या फिर ये एक संवेग है। क्या यहां पर कहने का प्रयास किया जा रहा है? मनोरंजन करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए मान लीजिए कि आप पूरे दिन स्कूल गए हुए हैं और स्कूल से शाम को वापस आए, टीचर है मान लीजिए आप, शाम को जब आप घर से लौटे हैं, लौटने के बाद आपको थकान हो रखी है थोड़ी मानसिक, और आप चाहते हैं कि उस थकान से निजात पाया जाए। उस थकान से निजात कैसे पा सकते हैं? आपके पास कई विकल्प हो सकते हैं। आपकी पसंद की जो टीम है उसका क्रिकेट मैच आ रहा है, आप देख सकते हैं, आपको बढ़िया लगेगा। आपका जो फेवरेट एक्टर है, अभी तो क्योंकि हमारे पास मोबाइल है और हम जब चाहें देख सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे थे, जब मैं भी जब छोटा था, आप भी जब छोटे थे, तब की अगर बात करें, तो अगर हमें पता लगता है कि आज शाम को 4 बजे, आज शाम को 5 बजे, आज शाम को 6 बजे सनी देओल की फिल्म आने वाली है, क्योंकि सबके सनी देओल ही उस समय फेवरेट हुआ करते थे, कि सनी देओल की आज शाम को 5 बजे फिल्म आने वाली है, तो हम सुबह से एक्साइटेड हो जाते हैं कि शाम को आज सनी देओल की फिल्म आएगी। या फिर जब मैं हॉस्टल में रहता था तो हमें रोज हर संडे को 4 बजे दूरदर्शन पर एक फुल फिल्म आया करती थी, वो हमें दिखाया करते थे। तो उस फिल्म के लिए हम एक्साइटेड रहते थे और हम ये पता रखते थे, क्योंकि अखबारों में पहले आ जाता था कि शाम को आज ये मूवी आने वाली है, तो हम पता कर लेते कि भाई शाम को आज मूवी किसकी आ रही है। हमें अगर पता लग जाता था कि वो सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार की फिल्म है और जिसमें खूब लड़ाई है, तो हमें बड़ा आनंद आता था कि आज जो फिल्म है वो अच्छी होगी। तो उससे भी आपका मनोरंजन हो सकता है। वीडियो गेम आजकल एक अलग साधन है, उससे आपका मनोरंजन हो सकता है। पबजी वगैरह है, ये जो भी गेम बच्चे खेलते हैं, उनसे मनोरंजन की एक साधन है। एक तो आपके पास ये विकल्प है। एक विकल्प और क्या हो सकता है कि आप आए और आपने कानों के अंदर या फिर आपने कोई म्यूजिक चलाया, जो भी म्यूजिक आपको पसंद आता है, चाहे किशोर कुमार है, चाहे अभी जो नए सिद्धू मूसेवाला है, या फिर जो भी अरिजीत सिंह है, कोई भी सिंगर जो है, पंजाबी है, हिंदी है, राजस्थानी है, हरियाणवी है, कोई भी अगर भाषा आप पसंद करते हैं, उसका आपने म्यूजिक चलाया, म्यूजिक चलाकर आप बैठ गए आराम से, उसमें भी आपको आनंद आ सकता है, उसमें भी आप हर्षित हो सकते हैं, अपने मन को प्रसन्न कर सकते हैं। आपने सोचा कि कुछ भोजन अच्छा बनाया जाए, तो आप कुछ भोजन अच्छा बनाने के लिए, आपके दोस्त आ गए, उन्होंने बोला कि मैं आपको कुछ भोजन बना के खिलाता हूं, तो आप उनके लिए भोजन बनाने लग गए, तो भोजन बनाने में भी आपको आनंद आएगा। कोई अखबार पढ़ने में, कोई मैगजीन पढ़ने में, ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? जिम जा सकते हैं, आप रनिंग करने के लिए जा सकते हैं, आप अपने खेत में या फिर कोई भी ऐसी प्राकृतिक जगह वहां पर टहलने के लिए जा सकते हैं, आप फुटबॉल खेलेंगे। तो कहने का मतलब ये कि मनोरंजन की इतनी सारी गतिविधियां हैं ना, उन गतिविधियों के अंदर भी, कि मनोरंजन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ खेलना ही पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना, उससे मनोरंजन होगा। मनोरंजन के लिए ढेर सारी गतिविधियां हैं, ढेर सारी गतिविधियां हैं। उन गतिविधियों को अगर हम 2 भाग में बांटें, एक भाग ये और एक भाग ये, तो इसके अंदर हम मैं लिख सकता हूं एक्टिव, और यहां पर हम पैसिव लिख सकते हैं, या फिर यहां पर सक्रिय, और यहां पर निष्क्रिय लिख सकते हैं, यहां पर निष्क्रिय लिख सकते हैं। सक्रिय, निष्क्रिय, यहां पर आप कोई गतिविधि अपने शरीर से करेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, रनिंग करेंगे, जिम जाएंगे, और यहां पर आप गतिविधि नहीं करेंगे, इनएक्टिव होकर आप वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, आप खेत में गए और खेत में जाके आप सिर्फ बैठ गए या फिर लेट गए, शाम हो रही है, चिड़ियों के चहकाने की आवाज आ रही है, वो सुन रहे हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो वो आप वहां पर, यहां पर आप कोई गतिविधि नहीं कर रहे, यहां पर आप गतिविधि कर रहे हैं। तो यहाँ पर साल्वसन और जोसेफ ली का कहना क्या है, इसके ऊपर मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा कि ये परिभाषा किसकी है, ये मैं आऊंगा, लेकिन पहले परिभाषा समझा दूं आपको मैं। साल्वसन और जोसेफ ली का कहना है कि मनोरंजन गति नहीं बल्कि एक संवेग है। मनोरंजन के अंदर गति हो ये जरूरी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपको दौड़ना ही दौड़ना है, आपको कोई पसीना निकालना ही निकालना है तभी मनोरंजन होगा। आप म्यूजिक सुनकर भी मनोरंजन कर सकते हैं, आप फिल्म देखकर भी मनोरंजन कर सकते हैं, आप बैठ जाइए मेडिटेशन कर रहे हैं, उससे भी मनोरंजन हो सकता है, किसी भी चीज से मनोरंजन हो सकता है। लेकिन जरूरी यह है कि जब मनोरंजन करें तो वो आपके संवेग को या फिर आपकी भावनाओं को प्रभावित कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप, कि आप मन मारकर वो काम नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छा लगना चाहिए वो काम करते हुए। अगर आपको अच्छा लग रहा है वो कार्य करते हुए, तो मनोरंजन आपका हो रहा है। सिर्फ आप खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोच ने बोला कि दौड़ना है और आप दौड़ रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा तो भी दौड़ रहे हैं, वो मनोरंजन नहीं है आपके लिए। दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है। तो गति हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन संवेग वहां पर प्रधानता जरूर होनी चाहिए, यानी कि वहां पर
हर एक्टिव जो गतिविधि है वो जरूरी नहीं है कि बस मनोरंजन हो, लेकिन इनएक्टिव गतिविधियां, पैसिव गतिविधियां जहां पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी मनोरंजन की श्रेणी में आ सकती हैं। फुटबॉल खेलना जितना मनोरंजन है, उतना ही मनोरंजन बैठकर आराम से संगीत सुनना है। दोनों मनोरंजन की श्रेणी में आएंगी। और जरूरी नहीं है कि हर फुटबॉल खेलना मनोरंजन हो, लेकिन अगर आप संगीत सुन रहे हैं आपकी पसंद का और आपको अच्छा लग रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, मनोरंजन होगा। तो मनोरंजन प्रभावित किसको करेगा, संवेग को प्रभावित करेगा। गति उसमें है या नहीं है, ये प्राथमिक विषय नहीं है, या फिर ये मुद्दे का टॉपिक नहीं है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। यह एक व्यक्तिगत अनुक्रिया है। व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल, अनुक्रिया का मतलब रिस्पॉन्स। ये एक पर्सनल रिस्पॉन्स है। किसके प्रति, आपकी थकान के प्रति। आपने जो भी कार्य किया, आपको थकान हुई, उस थकान को मिटाने के लिए आप अपनी तरफ से कोई कार्य करने वाले हैं। उस थकान के प्रति आप कुछ रिस्पॉन्स करने वाले हैं, अनुक्रिया करने वाले हैं, प्रतिक्रिया करने वाले हैं। और वो प्रतिक्रिया सिर्फ आपकी होगी, आपको कोई बताएगा नहीं कि आप इस तरह से कर लीजिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि हम 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद जब शाम को वापस आए तो चारों के चारों एक ही जैसा काम करें, जरूरी नहीं है। एक बैडमिंटन खेलने के लिए जा सकता है, एक हो सकता है कि टीवी पे मैच देख ले, एक हो सकता है कि कुछ वॉक के लिए चला जाए, एक हो सकता है कि खाना बनाने में अपना समय लगाए। तो आप क्या काम करेंगे, ये आपके बिल्कुल एकदम आपके ऊपर होगा। कि आपका दोस्त आपको बोले कि ये काम कर लेते हैं और आप बेमन से कर रहे हैं, तो मनोरंजन नहीं होगा। तो ये एक व्यक्तिगत अनुक्रिया है कि आपको अच्छा लगना चाहिए, वहां पर आपकी वहां पर सहमति होनी चाहिए। तो आप अपने मन से क्या कर रहे हैं ना, वो बड़ा जरूरी है वहां पर। एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। आप बेशक वहां पर रनिंग करें, लेकिन रनिंग करना भी रिस्पॉन्स हमेशा कैसा होगा, मनोवैज्ञानिक होगा। मैंने यही बताया आपको, पैसिव एक्टिव का बात जो है, जब आप एक्टिव होकर फुटबॉल भी खेल रहे हैं ना, तो फुटबॉल खेलने में भी आपकी मानसिक जो अभिव्यक्ति है वो वहां पर हो रही है। चीजों को समझिए कि मनोरंजन जो विषय है, वहां पर सबसे जरूरी चीज आपका मन है। प्रसन्न किसको करना चाह रहे हैं, मन को। पसंद किसकी होगी, मन की। भावनाएं या फिर आपके जो जज्बात हैं, संवेग हैं, वो प्रभावित हमको करने हैं। वो कहां पर है, मन में है। या फिर उनका अध्ययन क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिक कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। तो यहां पर तमाम जो चीजें हैं वो आपके मन को केंद्र बना रही है। तो आपके मन को अच्छा लगना चाहिए, आपके मन को भाना चाहिए, मन जो है वो प्रसन्न होना चाहिए। ये बात यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। मनोरंजन गति नहीं बल्कि एक संवेग है, यह एक व्यक्तिगत अनुक्रिया है। आपकी पसंद का होना वहां पर बड़ा अनिवार्य है। आपको कोई बोल दे, 2 बच्चे हैं जो एक साथ पढ़ते हैं, पूरा दिन एक साथ रहते हैं, शाम को एक बच्चा जो है फुटबॉल खेलना चाहता है, एक बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है। क्रिकेट वाले को फुटबॉल वाला कहता है कि चल आजा, आज शाम को रोनाल्डो का मैच आ रहा है, हम मैच देखेंगे। उसको जबरदस्ती वो बिठा के ले आता है, अपने साथ बिठाकर मैच दिखाता है। तो उस एक का तो मनोरंजन हो रहा है, दूसरे का मनोरंजन नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत अनुक्रिया नहीं है उस थकान के प्रति। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि व्यक्तिगत अनुक्रिया वहां पर होना अनिवार्य है। एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया का मतलब है कि आप मानसिक रूप से या फिर संवेग वहां पर आपके प्रभावित हो रहे हैं, संवेग को छुआ जा रहा है, उनको बेहतर महसूस करवाया जा रहा है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। यह जीवन का एक मार्ग है, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है, जीवन का एक मार्ग है, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। जीवन को अगर आप खुशहाल बनाना चाहते हैं, जीवन को आप उन्नत बनाना चाहते हैं, प्रसन्न बनाना चाहते हैं, जीवन को प्रफुल्लित करना चाहते हैं, तो यह बेहद अनिवार्य है कि आप मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लें। आपने बहुत बार देखा होगा, आपने अगर कभी स्कूल के अंदर कोई फॉर्म वगैरह भरे हैं, अगर आपने ये देखा है कि आरएएस वगैरह के कोई इंटरव्यू वगैरह हैं, तो वहां पर अगर आपने कोई चीजों को देखा है, तो आप बहुत बार ये देखते हैं कि आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, आपके शौक क्या क्या हैं। तो जब आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी हॉबीज क्या हैं, तो आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है कि आप रिक्रिएशन कैसे करते हैं, मनोरंजन कैसे करते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं मनोरंजन फुटबॉल खेलना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे खाली समय मिलते मैं फुटबॉल खेलने चला जाता हूं। एक व्यक्ति कहे कि मुझे संगीत का बड़ा शौक है, जब मुझे खाली समय मिलता है तो मैं या तो कोई इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अभ्यास करता हूं या मैं संगीत सुनता हूं, पुराने जो संगीत है उनको सुनता हूं, पुराना जो म्यूजिक है उसको सुनता हूं। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है, अलग अलग व्यंजन बनाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक कहता है कि मुझे अखबार पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। एक कहता है कि मुझे जब
फ्री समय मिलते तो मैं रनिंग करने चला जाता हूं। तो ये अलग अलग जो आपके शौक है, ये अलग अलग शौक न केवल ये बताते हैं कि आप समय कैसे बिताते हैं, खाली समय को व्यतीत कैसे करते हैं, बल्कि ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी बातें जो है ये कहते हैं, बहुत सारी बातें ये आपके बारे में कहते हैं। तो ये बात यहां पर क्या है, यह जीवन के प्रति एक मार्ग है, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है कि आप जीवन को जीते कैसे हैं। अगर आप मनोरंजन के प्रति आप सजग हैं कि आपको मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेना है, आपको रोज कुछ ऐसा काम करना है जो आपके मन को प्रसन्न करे, तो आपका जीवन जो है वो क्या होगा, बेहतर होगा। आप मनोरंजन के बारे में क्या सोचते हैं, ये बताएगा कि आप जीवन के बारे में क्या सोचते हैं। मनोरंजन इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण एक अवधारणा है, इतना महत्वपूर्ण विषय है। तो सालुसन की जो परिभाषा है मैंने बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से आपको समझाई है। एक बार मैं फिर बता दूं, मनोरंजन गति नहीं बल्कि एक संवेग है। गति हो या ना हो, क्रिया करें या ना करें, आप रनिंग करें, जंपिंग करें, कुछ भी करें, जरूरी नहीं है आप सिर्फ बैठ जाएं, लेकिन आपके संवेग प्रभावित होने चाहिए। ये बड़ी महत्व की बात है। यह एक व्यक्तिगत अनुक्रिया है, यह एक पर्सनल रिस्पॉन्स है, यह एक व्यक्तिगत अनुक्रिया या फिर पर्सनल रिस्पॉन्स है। किसके प्रति? थकान के प्रति। एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। आपके मन में जो आपके संवेग है उनको छेड़ा जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है, उनको मॉडिफाई किया जा रहा है, उनको बेहतर किया जा रहा है। यह जीवन का एक मार्ग है, जीवन का एक रास्ता है, और जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है कि आप जीवन को कैसे देखते हैं, जीवन को कैसे जीते हैं। ये बात यहां पर हो रही है। अब बात करते हैं दोनों के दोनों नाम पर, सालुसन के नाम पर भी बात करेंगे और नाम बात करेंगे जोसेफ ली के नाम पर। आप महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखिए, एमएल कमलेश सर की किताब को देखिए, डॉक्टर श्यामनारायण जी की किताब को देखिए, वहां पर आपको अन्य किसी और किताब में देखें तो आपको सेम चीज मिलेगी। वहां पर इस परिभाषा को सालुसन का लिखा हुआ आपको मिलेगा। लेकिन राजस्थान में 2 बार, 2013 के अंदर और 2018 2 बार ये एग्जाम हुआ है, और 2 बार इसको क्या माना गया है, जोसेफ ली का ये जो सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी हुई है, और ये क्या माना गया राजस्थान में, जोसेफ ली की स्टेटमेंट माना गया है। अगर कभी फिर क्वेश्चन आता है जोसेफ ली वहां पर दिखाई देते हैं तो आप जोसेफ ली ही करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों एग्जाम अगर देखें 2013 में ये आरपीसी ने करवाया है, 2018 में अधीनस्थ बोर्ड ने करवाया है। राजस्थान में एग्जाम लेने वाले 2 बोर्ड हैं और दोनों बोर्ड इसको जोसेफ ली का मान रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर जोसेफ ली नहीं हो, सालुसन लिखा हो, तो सालुसन ठीक उत्तर रहेगा वहां पर। पहला जो स्टेटमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी बहुत सुंदर है। देखिए, यह को क्या कर देगा, मनोरंजन कर देगा। मनोरंजन जीवन का एक मार्ग है, यह जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। यह स्टेटमेंट किसका है या फिर यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा सालुसन ने दी है। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना, यहां पर ये पूरी की पूरी परिभाषा में कम से कम 4-5 प्रश्न बन सकते हैं। हर एक लाइन यह एक व्यक्तिगत अनुक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। बहुत सुंदर, हर एक शब्द के अंदर मनोविज्ञान को विस्तार किया जा रहा है, मनोविज्ञान क्या चीज है उसके बारे में बताया जा रहा है। बहुत सुंदर परिभाषा ये, तो ये पूरी पूरी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं यकीन करता हूं। अब जोसेफ ली के ऊपर आते हैं। जोसेफ ली को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ रिक्रिएशन कहा जाता है, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न प्लेग्राउंड मूवमेंट कहा जाता है, या फिर आधुनिक जो खेल मैदान के आंदोलन है उसके इनको पिता कहा जाता है। फादर ऑफ रिक्रिएशन 2022 में फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ वहां पर यह बताया गया था, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि किसको विश्व में या फिर दुनिया में मनोरंजन के पिता कहा जाता है। तो जोसेफ ली को दुनिया में मनोरंजन के पिता या फिर मनोरंजन के जनक कहा जाता है, और इनको ही मॉडर्न प्लेग्राउंड मूवमेंट का जनक कहा जाता है। थोड़ा सा जोसेफ ली के बारे में देखें तो जोसेफ ली वो व्यक्ति हैं जिनका जन्म अमेरिका में हुआ और एक बहुत धनी परिवार के व्यक्ति थे। इन्होंने अपने वकालत की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। इन्होंने दान वगैरह के जो काम है, समाज के प्रति जो भी काम है, वो काम करने शुरू कर दिए। कभी ये घर पे थे तो इनको ये सूचना मिली कि आसपास सड़क पर बच्चे खेल रहे थे, और बच्चे क्योंकि खेल रहे हैं तो वो थोड़ा शोर कर रहे थे। तो आसपास के जो घर वाले हैं उन्होंने किसी ने शिकायत कर दी तो वहां पर पुलिस आई तो वो बच्चों को गिरफ्तार करके ले गई। जोसेफ ली ने बच्चों को जमानत करवाई, बच्चों को लेकर आए, और उसको बड़ा अचरज हुआ कि बच्चों के लिए हमारी ये जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें बच्चों के लिए कोई स्थान नहीं है। बच्चा सड़क पे खेल रहा है, शोर ना करे, शोर करे तो शिकायत हो जाती है, और अगर वो शोर नहीं करे, अगर वो खेले नहीं, तो उसका विकास कैसे होगा। तो जोसेफ ली जो है, इन्होंने अपने आसपास में एक जगह ऐसी बनाई जहां पर क्या कर सके, बच्चे अभ्यास कर सके, फिर बच्चे खेल सके, फ्री प्ले के लिए एक स्थान बनाया। आप यहाँ पर पीछे जोसेफ ली की तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जोसेफ ली का जब देहांत हुआ तो ये न्यूज़पेपर की यहाँ पर हेडिंग भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जोसेफ ली एक्सपर्ट इन रिक्रिएशन डाइज, कि एक रिक्रिएशन या फिर मनोरंजन के जो विशेषज्ञ हैं उनका देहांत जो है वो हो गया है। तो यहाँ पर आप एक पार्क की फोटो देख रहे हैं,
इस पार्क को, ऐसा पार्क उन्होंने बनाया। किसने बनाया? जोसेफ ली ने। यहाँ पर बच्चे आएंगे और आने के बाद झूले लगाए, अलग अलग वहां पर गतिविधियों के लिए, और बच्चों को छोड़ दिया वहां पर कि जाओ और वहां पर खेलो, शोर करना है शोर करो, कोई झूले पे खेलना है झूले पे खेलो, पकड़न पकड़ाई खेलने, कुछ भी खेलो, फ्री प्ले। खुद वहां पर अभ्यास नहीं करवाते थे, सिर्फ एक स्थान बनाया, कुछ झूले लगाए और बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। अब यहां पर जब खेलने के लिए दिया तो जोसेफ ली यहां पर बच्चों का अध्ययन भी किया करते थे, कि बच्चों को ऑब्जर्व करते थे कि बच्चा खेलने के दौरान क्या करता है, कितना वो प्रसन्न होता है, कैसे उसका विकास और विकसित और वृद्धि, विकास और वृद्धि जो है वो कैसे हो रही है। इन सब बातों के बारे में अध्ययन भी किया। आप पाएंगे कि अभी ये जो मैंने बात बोली, आपको लग रहा है क्या बड़ी बात है, थोड़े वो स्थान उसने दे दिया तो क्या बड़ी बात है? ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि शहरों के अंदर छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं, उन पार्क के अंदर झूले लगे हुए हैं, उन पार्क के अंदर अलग अलग जिम के जो मशीन है, कई बार ऐसा भी देखते हैं जिम की मशीन लगे हुए हैं। ये अवधारणा जो है, ये जो छोटे छोटे ऐसे मोहल्लों के अंदर पार्क बनाए जाए, वहां पर झूले लगाए जाए, जहां पर बच्चा जाकर खेल सके, अपनी अभिव्यक्ति जो है वो कर सके, ये सारा का सारा आइडिया किसका है, विचार किसका है? ये सारा का सारा जोसेफ ली का विचार है। जो आप शहरों में आजकल देख रहे हैं कि बाल वाटिका बन रही है, बच्चों खेलने के लिए जो स्थान बन रहे हैं, ये विचार किसके हैं? जोसेफ ली के हैं। इसलिए इनको मॉडर्न प्लेग्राउंड, आधुनिक खेल मैदानों के जनक भी इनको कहा जाता है, इसलिए इनको आधुनिक खेल मैदानों के जनक भी कहा जाता है। जोसेफ ली की कुछ पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों के संबंध में आप ध्यान रखना है। अमेरिका के अंदर नेशनल जोसेफ ली डे मनाया जाता है, नेशनल जोसेफ ली डे, जोसेफ ली डे मनाया जाता है। और ये डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, 28 जुलाई को नेशनल जोसेफ ली डे मनाया जाता है। इसके अलावा इनकी जो पुस्तक है उनमें एक प्रमुख पुस्तक प्ले इन एजुकेशन है। प्ले इन एजुकेशन इनकी एक पुस्तक है, और एक पुस्तक है रिदम एंड रिक्रिएशन, रिदम एंड रिक्रिएशन। ये दो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, रिदम एंड रिक्रिएशन, प्ले इन एजुकेशन। ये दो पुस्तकें आपको इनकी ध्यान रखनी है भाई, ये दो पुस्तकें आपको इनकी ध्यान रखनी है। इनके नाम आप वैसे तो आपको मिल जाएंगे नोट्स में, लेकिन फिर भी आप इनको देखना चाहें, रखना चाहें नाम एक बार, तो इनके आप नाम याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद हम अगली परिभाषा के बारे में देखते हैं। अगली परिभाषा है फिट्सगेराल्ड। एक व्यक्ति का नाम है फिट्सगेराल्ड। ये क्या कहते हैं? एक प्राकृतिक प्रदर्शन है, एक नेचुरल प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन व्यक्ति के मन से आता है, क्योंकि मन जो है वो प्रकृति का हिस्सा हम मानते हैं, शरीर जो है ये भौतिक मानते हैं। मन की तरफ से आपको इच्छाएं आएंगी कि ये काम करना चाहिए, इस काम में आनंद आएगा, तो ये प्राकृतिक प्रदर्शन है। व्यक्ति आर्टिफिशियल वहां पर कुछ नहीं होगा, मन से काम करेगा वो मनोरंजन में। जो व्यक्ति खाली समय में करता है, यहां पर एक शब्द आया खाली समय। खाली समय, खाली का मतलब लेजर टाइम, लेजर का मतलब अवकाश, खाली टाइम, खाली समय में किए जाने वाली गतिविधि होगी। खाली समय का मतलब क्या है? अब खाली समय का मतलब है कि जब आप किसी भी दायित्व से मुक्त हैं, किसी भी जिम्मेदारी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हैं, कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम करना है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको काम करना है, या फिर आपने, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी का काम है कि आपको ये काम करना है, वहां जाना है, ये लेके आना है, ये दे के आना है, कोई भी पेड या फिर अनपेड, या फिर आपको उसके लिए पैसे मिल रहे हो या पैसे नहीं मिल रहे हो, किसी भी प्रकार का काम हो सकता है। उन दोनों से आप अगर मुक्त हैं तो वो आपके पास खाली समय, वहां पर आप कर सकते हैं मनोरंजन। आप स्कूल में हैं, स्कूल में पढ़ाने का आपका काम है, और उस पढ़ाने के काम में आप ताश खेल रहे हैं, पढ़ाने के काम में आप लूडो खेल रहे हैं, पढ़ाने के काम में आप फोन में कैरम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, तो वो रिक्रिएशन नहीं है। आनंद बहुत आ रहा है आपको, लेकिन वो रिक्रिएशन का भाग नहीं होगा। क्यों भाग नहीं होगा? क्योंकि उस समय आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद ही आप क्या कर पाएंगे? मनोरंजन में भाग ले पाएंगे। वो लेजर टाइम नहीं है, खाली समय वो नहीं है, इसलिए उसको मनोरंजन में नहीं मानेंगे। तो ये एक अनिवार्य शर्त है कि आपके पास खाली समय होना जरूरी है। मैं शौक पूरा, अब यहां पर शौक आ रहा है शब्द। शौक का मतलब, अब इसको कह दो कि व्यक्तिगत अनुक्रिया कह दो, मर्जी से कह दो, या फिर शौक कह दो। शौक का मतलब ही वही जो पसंद हो आपको, तो आप शौक के काम करते हैं।
शौक के काम यानी कि अपनी पसंद के काम वहां पर करते हैं और पसंद के काम करके आप समय को व्यतीत करने का काम करते हैं, समय को व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। तो दो परिभाषा आपने देखी, कुछ शब्द यहाँ पर आए हैं तो उन शब्दों के बारे में आगे समराइज करेंगे हम, तो वहां पर और बेहतर ढंग से आप इनको देख पाएंगे। अगली जो परिभाषा है वो है हटचिंसन की। अगली परिभाषा हटचिंसन की है। यहां पर देखते हैं क्या कोई नया शब्द आता है। अवकाश के समय, अवकाश के समय कह दो या इसको कह दो खाली समय कह दो। अवकाश के समय या फिर इसको खाली समय कह दो, इसको फ्री टाइम कह दो, या फिर इसको लेजर टाइम भी कह सकते हैं, लेजर, लेजर समय। तीनों की तीनों एक ही बात है, तीनों की तीनों एक ही बात है कि कोई भी शब्द यहां पर आए तो वो मनोरंजन के लिए आ सकता है। अवकाश का समय होना चाहिए, खाली समय होना चाहिए, लेजर टाइम होना चाहिए। एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी क्रिया जो समाज द्वारा मान्य है। अब यहां पर समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होना भी अनिवार्य है। आप जुआ खेलें, आप दारू पिएं, आप लोगों से मारपीट करें, गाली गलौज करें, आपने बहुत देखा होगा कि एकदम तेजी से बाइक को दौड़ाना बाजारों के अंदर, बड़ा आनंद आता होगा कई लोगों को, लेकिन वो समाज के द्वारा मान्य नहीं है, उसको आप मनोरंजन में नहीं गिनेंगे। ताश खेलना है, फिर ताश खेलना ठीक है, मनोरंजन, प्लेइंग कार्ड्स आ सकता है, लेकिन जुआ खेलना ये नहीं आएगा, सट्टेबाजी करना ये नहीं आएगा। अब इनके अंदर सारे के सारे पहलू आपको मिल जाएंगे मनोरंजन के, कि आपको बड़ा आनंद आ रहा है, संवेग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है ना, तो उसको आप मनोरंजन की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो मनोरंजन की श्रेणी में शामिल होने के लिए खाली समय का होना जरूरी है, और साथ में किसका जरूरी है, अवकाश का होना जरूरी है, या फिर समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होना जरूरी है, फिर सोशली एक्सेप्टेंस जरूरी है कि समाज उसके ऊपर आपत्ति ना कर रहा हो। और स्वेच्छा से भाग लेने वाला, स्वेच्छा से भाग लेने वाला, स्वेच्छा व्यक्तिगत अनुक्रिया या कह लो शौक, स्वेच्छा अपनी मर्जी से भाग लेने वाले व्यक्ति को तुरंत आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तुरंत उसको क्या प्राप्त होती है, अच्छा लगता है। जब वो उस गतिविधि में भाग ले रहा है तो आनंद आता है, और भाग लेने के बाद उसको क्या प्राप्त होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है। यहां पर मैं एक बात जोड़ूंगा, और एक बात और क्या है, अब यहां पर दो शब्द हैं, आगे जाएंगे तब भी वो आएंगे शब्द, वैसे तो यहां पर मैं दो शब्द और ऐड करूंगा। वो शब्द क्या है, एक शब्द है आनंद और एक है संतुष्टि। इन दोनों को अगर हम देखें तो बहुत दूर से देखने पे ये दोनों एक जैसे लगते हैं। आनंद को आप जॉय लिख सकते हैं, हैप्पीनेस लिख सकते हैं। वैसे तो हैप्पीनेस जो है वो खुशी है, आनंद क्या है, जॉय है, प्रफुल्लित होना है, आनंदित, आनंद होना। संतुष्टि को सेटिस्फैक्शन। मनोरंजन की गतिविधियों में जब आप भाग लेते हैं ना, तो गतिविधि को करते समय तो आप आनंदित होते हैं, और करने के बाद आनंद आप क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको ये, मैं यहां लिख देता हूं इन दोनों को ना। दो शब्द लिखे हैं मैंने, एक तो आनंद लिखा है और एक मैंने लिखा है संतुष्टि। एक लिखा है आनंद, एक लिखा है संतुष्टि। यहां पर आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है, तुरंत आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए, जब आप गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, भाग लेते समय तो आपको आनंद आ रहा है, और भाग लेने के बाद आपको संतुष्टि मिल रही है। वो संतुष्टि क्यों मिल रही है, मान लीजिए मैं कहूं कि आपने मेरी क्लासेस परचेज की, मेरी क्लासेस के साथ जुड़े, जुड़ने के बाद आपका एक रिएक्शन होगा, कोर्स पूरा होने के बाद आपका रिएक्शन होगा। आप कहोगे भाई आनंद आ गया, या आप कहोगे मजा नहीं आया। अब ये आनंद आ गया या फिर आनंद नहीं आया, या संतुष्टि नहीं हुई, संतुष्टि हो गई, मुझे बढ़िया पढ़ाया, ये क्यों हुई? क्योंकि आप जब परचेज कर रही हैं तो आपने कोई धारणा बनाई होगी कि संतुष्टि होना ना होना ये किस चीज पर निर्भर करता है। ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आपने पहले कोई एक अवधारणा बनाई होगी कि ऐसा काम वहां पर होगा। जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं, आप मनाली घूमने के लिए जा रहे हैं, आपके दोस्तों ने बोला कि चलो मनाली घूमने चलते हैं, मौसम बड़ा ठंडा होगा, बर्फ वहां पर पड़ रही होगी, और आप वहां पर गए। जाने के बाद आपने देखा कि वहां पर बर्फ जो है वो नहीं पड़ रही है, तो आपके मन में थोड़ा सा ऐसा होगा कि यार जो चीज सोच के आए थे वो नहीं हुई। तो यहाँ पर संतुष्टि शब्द आ रहा है ना, ये संतुष्टि शब्द किसकी ओर इशारा कर रहा है कि मनोरंजन के अंदर आपके पास एक लक्ष्य होगा। बड़ी जरूरी बात बता रहा हूं कि मनोरंजन गतिविधि में जब आप भाग लेने उतरेंगे ना, उससे पहले आपके पास एक लक्ष्य होगा, और लक्ष्य क्या होगा यहाँ पर,
इस बात पे ध्यान देना, आपके पास क्या होगा, एक लक्ष्य होगा। लक्ष्य होगा कि आपको प्रफुल्लित होना है, आनंदित होना है, थकान को दूर करना है। इस लक्ष्य के साथ ही मनोरंजनात्मक गतिविधि में उतरेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जब भी आप मनोरंजन करने जाएंगे ना, तो ये लक्ष्य को लेकर जाएंगे कि आनंद आएगा या संतुष्टि मिलेगी, हम खुश होंगे, इसलिए आप मनोरंजनात्मक गतिविधि में भाग लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप यूं ही भाग ले रहे हैं। खेल की जो गतिविधि है, मैं उसको एक बार मिक्स नहीं करना चाहता हूं, इसलिए एक बार मैं वो शब्द उपयोग नहीं कर रहा हूं। अगले जो टॉपिक आएंगे आपके खेल वगैरह, उनमें इसके साथ भेद जो पता लगेगा। मैं ये सारी बातें डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब खेल करेंगे, खेल को रिक्रिएशन को अलग अलग कर सकें, इसलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूं कि ये संतुष्टि शब्द आ रहा है ना, आत्मिक संतुष्टि, अंदर से संतुष्टि मिलेगी। भाई जो हमने सोचा था वो पूरा हो गया। तो वो सोचा था आपने, क्या लक्ष्य था वो, कि आप ये गतिविधि में भाग इसलिए लेना चाहते हैं, आप म्यूजिक इसलिए सुनना चाहते हैं, आप खेलना इसलिए चाहते हैं, आप टीवी इसलिए देखना चाहते हैं। जैसे मान लो कि आपकी टीम का मैच आ रहा है और आपने कहा कि मैच देखा जाए, और आपकी टीम बहुत बुरी तरह से हार गई, तो आपका मन उदास हो जाएगा। आप कहोगे यार समय खराब हो गया, 3 घंटे लगाए लेकिन 4 घंटे लगाए लेकिन मैच अच्छा नहीं हुआ। क्यों? आपने पहले सोचा था कि मैच अच्छा होगा, मेरी टीम अच्छा खेलेगी, हम जीतेंगे, लेकिन क्योंकि आप हार जाते हो तो आपको, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो लक्ष्य पूरा नहीं होता है। इसलिए यहां पर जरूरी है ये बात को देखना कि मनोरंजन की गतिविधि के अंदर भाग लेने से पहले आपके पास एक टारगेट होता है, आप लक्ष्य के साथ उतरते हैं वहां पर। मनोरंजनात्मक गतिविधियों में ऐसा नहीं होता कि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, आपके पास लक्ष्य होता है कि आप थकान को दूर करना चाह रहे हैं। इस बात के ऊपर आपने ध्यान रखना है। ये सारी की सारी बातें मैं इकट्ठी करूंगा आगे जाने के बाद। बूचर क्या कहते हैं? मन बहलाने का अनुभव, मन बहलाने का अनुभव जिससे हमें शांति और प्रसन्नता मिलती है, एक मौलिक आवश्यकता और दैनिक जीवन का भाग है। बूचर ने यह बात क्या कही है कि मौलिक आवश्यकता है, बेसिक नीड है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये आप कहते हैं ना कि बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, कि उसको रोटी चाहिए ही चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको हवा चाहिए, उसको नींद चाहिए। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की। उसी तरह से बूचर का कहना है कि मौलिक आवश्यकता मनोरंजन भी है, कि अगर किसी व्यक्ति को मनोरंजन नहीं मिलेगा ना, तो व्यक्ति कुंठित हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो मौलिक आवश्यकता इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि रोटी और पानी जैसी जो चीजें हैं, नींद जैसी जो चीजें हैं, उसके बराबर का स्थान मनोरंजन को किसने दिया है? बूचर ने दिया है। कि इतनी बड़ी या फिर इतनी महत्वपूर्ण ये वस्तु है कि रोटी के बिना हो सकता है, पानी के बिना, रोटी के बिना, हवा के बिना हमारा एक दिन काम नहीं चले, 2 दिन के अलावा हम जी नहीं पाए, लेकिन मनोरंजनात्मक गतिविधियों के अंदर भाग अगर नहीं लेंगे तो कुछ दिन तो काम चल जाएगा, लेकिन उसका असर आपको बाद में जरूर दिखाई देगा। और दैनिक जीवन का भाग, तो किस मनोरंजनात्मक गतिविधियों में आपको भाग कब लेना है? रोज लेना है। कि रोज ऐसी कुछ गतिविधियां आप करें कि जो आपके मन को प्रसन्न करने वाली हो। ये कौन कह रहा है? बूचर कह रहे हैं। बटलर का क्या कहना है? किसी भी प्रकार के अनुभव और क्रिया का ऐसा रूप है जिसके भीतर व्यक्ति निजी प्रसन्नता, वही शब्द बार बार आ रहा है। देखिए कितने तरीके से इसको लिखा जा सकता है। व्यक्तिगत अनुक्रिया, स्वेच्छा से भाग लेना, शौक पूरा करना, निजी प्रसन्नता। एक ही बात को लिखने के 4 तरीके हैं। जब रटोगे ना तो ये रटने वाली चीजें ऐसे पकड़ नहीं पाएंगे इन चीजों को। अब निजी प्रसन्नता आप वैसे पढ़ोगे तो आप ऊपर से निकल जाओगे, लेकिन निजी प्रसन्नता, व्यक्तिगत, पर्सनल, वहां पर चीजें जो आपके मन को भाने वाली चीज होनी चाहिए। तो निजी प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए, फिर संतुष्टि शब्द आया। संतुष्टि मतलब कि आपने जो टारगेट तय किया है वो टारगेट पूरा होना चाहिए, या फिर वैसी प्रसन्नता आपको वहां पर मिलनी चाहिए। तो संतुष्टि के लिए अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार स्वेच्छा से भाग लेता है और अनुभव प्राप्त करता है, भाग लेता है और अनुभव प्राप्त करता है। आगे बढ़ता हूं मैं। फिर एक थॉमस मान नामक व्यक्ति हैं, एक जर्मन उपन्यासकार है और 1929 में नोबेल पुरस्कार विजेता है। इनका क्या कहना है? मनोरंजन का अर्थ है शरीर का एक स्फूर्तिदायक व्यायाम। शरीर का एक स्फूर्तिदायक यानी कि आपको उल्लास से भर देने वाला व्यायाम। स्फूर्ति का मतलब आपको एकदम उत्साहित कर देने वाला व्यायाम। क्योंकि व्यक्ति या फिर जीव दैनिक जीवन की एक रास्ता यानी कि एक ही जैसा जीवन चल रहा है उसका। एक जैसा जीवन चलने का मतलब कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप रोज सुबह उठे, चाय वाय पी, लाइब्रेरी की तरफ चले गए, उसके बाद खाना वाना खाया, फिर वापस आए और वही रोज एक घिसा पिटा जीवन चल रहा है। हाँ भाई, मेहनत, आप जब कामयाब होना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपको एक रास्ता या फिर रूटीन में जाना बेहद जरूरी है।
लेकिन उसके बीच बीच में मनोरंजन भी आवश्यकता है, मनोरंजन भी जरूरी है। मनोरंजन कैसा होना चाहिए? ठीक ठीक मनोरंजन का चुनाव हो, जो मनोरंजन आपको आपके रास्ते से भटकाए नहीं, वैसा मनोरंजन हो और जो आपको उसमें सहायता करे। जैसे अगर आप कहो कि दोस्तों के साथ पार्टी कर लेते हैं, एक दिन बड़ा आनंद आएगा, लेकिन वो एक दिन पार्टी करना अगले 4 दिन को परेशान कर देगा, तो आपको लक्ष्य से भटका देगा। आप अगर चाहते हैं कि आपका मनोरंजन हो तो कुछ देर आधा घंटा खेल लीजिए, रनिंग कर लीजिए, संगीत सुन लीजिए, तो वैसे मनोरंजन कीजिए कि जो आपको सहायता करें आपके लक्ष्य के अंदर। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक रास्ता, कि एक जैसा जो जीवन चल रहा है, क्योंकि दैनिक जीवन की एक रास्ता और बढ़ती उदासीनता में अपने आप को निर्बाध रूप से अत्यधिक व्यस्त रखने के तत्काल खतरे में। निर्बाध जो एकदम से चल रही हो, कि रोज उठे वही रूटीन, रोज उठे वही रूटीन, रोज उठे वही रूटीन, कहीं भी बीच में उसको आनंदित होने का समय जो है वो नहीं मिल रहा है, कि वो उतना उसमें बंध चुका है, उतना उसमें ढल चुका है कि उसको मनोरंजन के लिए समय जो है वो नहीं निकाल पा रहा है। अगर मनोरंजन के लिए वो समय नहीं निकाल पाएगा तो वो किस खतरे में पड़ जाएगा? डिप्रेशन में जाने खतरे में पड़ जाएगा, स्ट्रेस में जाने खतरे में पड़ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि वो व्यायाम है, वो एक्सरसाइज है आपके शरीर की, जो क्या करती है? आपको उस खतरे से बाहर निकालती है कि आप उदासीनता के उसमें ना चले जाएं। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है जिसके ज्यादा दोस्त नहीं है, जो ऑफिस जाता है, आता है, जाता है, आता है, और आने के बाद वो नजर भी नहीं आता है, कोई उसके ऐसे शौक भी नहीं है, ज्यादा दोस्त भी नहीं है, तो वो क्या बहुत अलग सा व्यक्ति जो है वो बन जाता है धीरे धीरे जाके। क्यों बनता है? क्योंकि उसके जीवन में मनोरंजन नहीं है, उत्साह नहीं है, उसने वो अपना जो जीवन का जो उत्साह है वो खो दिया है। तो वो जिस खतरे की ये बात यहाँ पर थॉमस मान कर रहे हैं ना, वो उस खतरे में पड़ चुका है। तो आप उस खतरे में नहीं पड़े, इसलिए जरूरी क्या है? मनोरंजन है। इसलिए जरूरी क्या है? मनोरंजन जरूरी है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या कह रही है? मनोरंजन एक संज्ञा है, एक शब्द है, जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं, आपके पास फ्री टाइम है तो आनंद लेने का तरीका। जब आपके पास खाली समय है तो कैसे आनंदित आप हो सकते हैं, वो बात यहां पर बोली जा रही है। अमेरिकन अलायंस ऑफ हेल्थ, जो पुराने नोट्स हैं, फिर पुरानी वहां पर कहीं पर अगर यहाँ पर एसोसिएशन लिखा हो तो चेंज कर लेना। अमेरिकन अलायंस ऑफ हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन ऑफर हेल्थ, रिक्रिएशन एंड डांस ऑफर्ड कई जगह है। अभी संस्था का नाम शेप अमेरिका हो चुका है। आप यूनिट नंबर 1 में इसको पढ़ेंगे, किताब में भी आपके लिखा हुआ है शेप अमेरिका। अभी संस्था का नाम क्या हो चुका है? शेप अमेरिका हो चुका है। आफर का कहना है कि मनोरंजन एक विशेष क्षेत्र है जो निम्न योगदान देता है। एक विशेष क्षेत्र है, जैसे खेल है, जैसे गेम्स हैं, उसी तरह से मनोरंजन अपने आप में क्या है? एक अलग क्षेत्र है। और ये क्या योगदान यहां पर देता है? ये क्या योगदान देता है? रचनात्मक आनंद अभिव्यक्ति, रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति को ये देता है। रचनात्मक आनंद, आत्म अभिव्यक्ति, रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव, आत्म अभिव्यक्ति, कि आपके मन में कोई बातें चल रही है और आप कह नहीं सकते हैं, तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए आप मनोरंजन का सहारा ले सकते हैं। आपके मन में गुस्सा चल रहा है, आपके मन में प्रसन्नता है, कोई भी अगर आपके मन में भाव है तो उसको आप चित्र के सहारे बता सकते हैं, उसको आप गीत के सहारे बता सकते हैं। आप देखते हैं जो सिंगर वगैरह जो है ये लड़ाई नहीं करते, ये क्या करते हैं? गाना बना देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने मन की जो बात है वो अपनी कला में डाल देते हैं। तो आत्म अभिव्यक्ति के लिए, खुद को अभिव्यक्त करने के लिए एक रचनात्मक तरीका है मनोरंजन। आप जो भी महसूस कर रहे हैं, जो भी आपकी जो बात है, उसको आप रचनात्मक ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं, के लिए बुनियादी मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करने में मदद करता है। आत्म अभिव्यक्ति के लिए बुनियादी मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रदान करने में मदद करता है। तो व्यक्ति को अभिव्यक्त करना, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करेगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा? अंदर बहुत सारी चीजें होती जाएगी, डिप्रेशन में आ जाएगा। बड़ा जरूरी कि अभिव्यक्त करना, लेकिन हर बार आप अभिव्यक्ति जो है वो बोलकर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप रिक्रिएशन के माध्यम से, मनोरंजनात्मक गतिविधियों के माध्यम से आप अपने मन की जो बातें हैं वो उन गतिविधियों के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से, रंग भरने के माध्यम से, खेलने के माध्यम से, दौड़ने के माध्यम से, बॉक्सिंग के माध्यम से, कोई भी गतिविधि हो सकती है, उन गतिविधियों के माध्यम से आप अपने मन की जो बात है वो बाहर निकाल सकते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक। अब आप में से कोई व्यक्ति कह सकता है कि अगर किसी को चेस खेलना पसंद है तो वो पूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? ये बात ठीक है कि हर प्रकार का जो मनोरंजन है वो पूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा नहीं देता है, वो पूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा नहीं देता है। जैसे फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल खेलने में आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक हर तरह से आप फायदा उठाएंगे। शारीरिक क्योंकि आप दौड़ रहे हैं, मानसिक क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग करनी है कि कब पास देना है, कब पास नहीं देना है, क्या करना है, वो खिलाड़ी आ रहा है, मुड़ जाना है, भाग जाना है, रुक जाना है।
तो ये मानसिक रूप से जो है भावनात्मक, कभी हारेंगे, कभी जीतेंगे, कभी गोल नहीं होगा, कभी होगा, कभी दोस्त पे गुस्सा आएगा, कभी दोस्त पे प्रसन्नता होगी कि भाई गोल तू करने वाला, तूने मुझे बॉल फेंक दी। तो ऐसी तरह की आप मानसिक रूप से अपने संवेग को कैसे नियंत्रण करना है वो भी सीखेंगे। और सामाजिकता, 15 20 30 लोगों के साथ आपकी दोस्ती खेलने के दौरान हो जाती है, सामाजिकता भी आप वहां पर सीखते हैं। अब किन्हीं किन्हीं गतिविधियों के अंदर खास तौर पर जब आप बात करें आउटडोर एक्टिव रिक्रिएशन जब करते हैं, यानी कि बाहरी सक्रिय गतिविधियां, बाहरी सक्रिय मनोरंजन जब आप करते हैं तो वहां पर आपको लाभ होता है। तो वहां पर आपको क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन हर बार आपको लाभ हो ये जरूरी नहीं है। कहीं पर आपको, अब जैसे आप चेस खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, तो आपको मानसिक लाभ ज्यादा होगा, आपको सामाजिक लाभ हो सकता है, एक सामने एक व्यक्ति बैठा है तो वहां पर भी सामाजिक लाभ आपको हो रहा है। तो हर लाभ हो आपको वो जरूरी नहीं है। वहां पर जैसे आप खेत के अंदर टहलने गए हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक लाभ होगा, वहां भावनात्मक लाभ भी हो सकता है वहां पर आपको, लेकिन सामाजिक लाभ वहां पर नहीं होगा। तो हर तरह के लाभ जो है वो आपको एक ही गतिविधि के अंदर सारे लाभ नहीं मिलेंगे, लेकिन इन चारों में से कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा। कुछ कुछ गतिविधियां ऐसी भी होगी जिसमें सारे के सारे लाभ आपको मिल जाएंगे। जीवन के तनावों के लिए मार्ग प्रदान करता है और तनाव के लिए एक औषधि है कि जब आपको स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगी, जब आप जीवन में दबा हुआ महसूस करेंगे तो उसके लिए एक औषधि के रूप में काम करेगा मनोरंजन। कभी भी आप देखना, आप फिल्मों के अंदर देखना, या फिर आप अगर आपका कोई दोस्त किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गया है, मनोवैज्ञानिक के पास गया है, तो मनोवैज्ञानिक क्या सलाह उनको देता है, हमेशा इस बात को नोटिस करना कि मनोवैज्ञानिक उनको कहता है कि अगर आपको तनाव है, डिप्रेशन है, तो आप उन गतिविधियों को ज्यादा कीजिए जो आपको अच्छी लगती हैं। अगर पेंटिंग अच्छी लगती है तो पेंटिंग कीजिए, क्योंकि उसको मनोवैज्ञानिक को लगता है कि इसके मन में कुछ बातें चल रही हैं जिनको एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, जिनको बता नहीं सकता है। तो बताने के लिए उसको एक मार्ग देना पड़ेगा, और मार्ग क्या होगा, वो पेंटिंग होगी, क्योंकि उसको वो गतिविधि अच्छी लगती है, इसलिए उस गतिविधि को कर सकता है या फिर करेगा। तो जब करेगा तो अपने आप को अभिव्यक्त कर देगा, और मन के अंदर जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा, और वो स्ट्रेस से क्या पा जाएगा, निजात पा जाएगा। तो आत्म अभिव्यक्ति, या फिर आप यहाँ पर कहिए कि जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, उससे निजात पाने का ये एक तरीका है। प्रचुर व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन, प्रभावी नागरिकता विकास करना और लोकतंत्र को जीवंत बनाना। प्रचुर व्यक्तित्व, जब आप मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक हंसमुख रहती है, सहयोग करने वाले व्यक्ति की नहीं रहेगी। जो व्यक्ति कुंठित होगा, जो व्यक्ति दबा हुआ होगा, एंजाइटी में होगा, वो सहयोग नहीं करेगा किसी का। वो क्या करेगा, वो अपने बारे में, क्योंकि वो खुद से ही लड़ रहा है तो वो दूसरे की भलाई कैसे कर लेगा, उसकी आप मजबूरी को समझिए। लेकिन अगर एक प्रसन्न व्यक्ति है तो प्रसन्न व्यक्ति जाहिर सी बात है कि वो दूसरों के लिए हाथ जो है वो बढ़ाएगा। तो जब हाथ बढ़ाते हो, जब आप हंसमुख हो, जब आप लोगों का सहयोग करते हो, तो आपका व्यक्तित्व का क्या होगा, विकास होगा। पारिवारिक जीवन, आप अपने काम से समय बचाकर कुछ समय परिवार के लिए भी रखेंगे, तो परिवार के लिए रखेंगे तो पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। प्रभावी नागरिकता, प्रभावी नागरिकता का आप बेहतर नागरिक बनेंगे। प्रसन्न व्यक्ति कभी भी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो एक वाकई में प्रसन्न व्यक्ति है, जो ठीक मनोरंजन कर रहा है, वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रभावी नागरिकता होगी और लोकतंत्र को जीवंत बनाएगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, जो लोगों का सहयोग कर रहे हैं, जो नियमों से चलते हैं, जो ठीक ढंग से मनोरंजन करते हैं, ये व्यक्ति एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण हमेशा करेगा। अब देखिए यहाँ पर खूब सारी गतिविधियां इसमें शामिल होती है। ये गतिविधि भी मनोरंजन है, और ये गतिविधि यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग करते हैं, आप सर्फिंग करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, वो भी मनोरंजन है। सिंपल से सिंपल गतिविधि से लेकर मुश्किल से मुश्किल एडवेंचर स्पोर्ट्स, सारे के सारे रिक्रिएशन के अंदर शामिल हो जाते हैं। जो भी चीजें हमने पढ़ी, कंक्लूडिंग भाग के लिए जो भी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी, उनको मैं एक बार समराइज आपके लिए यहाँ पर कर देता हूँ। ऊपर दी गई परिभाषा के आधार पर हम मनोरंजन को क्या समझते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि मनोरंजन क्या चीज है, क्या समझते हैं हम मनोरंजन को। पहला तो ये संतुष्टिदायक गतिविधि है कि आप करने के बाद संतुष्ट होंगे, आपको प्रसन्नता मिलेगी। खाली समय की गतिविधि है, कभी भी आप जॉब के समय में ये काम कर रहे हैं, वो मनोरंजन नहीं है। आपको किसी ने काम बोला है कि ये काम करना है और आप उसकी बजाय जाके क्रिकेट खेलने लगे, तो वो मनोरंजन नहीं है, वहां पर आपको मार पड़ेगी। बचपन में ऐसा होता है। आनंद देने वाली क्रिया है कि जब आप इस गतिविधि में भाग लेंगे तो हमेशा आपको आनंद मिलेगा। आनंद का मतलब कि आप जब कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पसंद का काम है आपके, तो जब पसंद का काम, शौक का काम स्वेच्छा से करेंगे तो आपको आनंद निश्चित रूप से वहां पर आएगा। अस्तित्व विहीन संवेग प्रदान। अस्तित्व विहीन का मतलब क्या, देखिए, अस्तित्व विहीन का मतलब है कि
उस गतिविधि को आप मनोरंजन की श्रेणी में नहीं रखेंगे जहां पर जो आपके जीवित रहने के लिए जरूरी है। जैसे मान लो कि आप पूरा दिन काम करके आए हैं और आपको बड़ी तेज भूख लगी है, आपने भोजन किया, आपका पसंद का भोजन मिल गया, भोजन करने के बाद आपको लगा कि वाह क्या ही जीवन है, तो वो जो भावना आई है वो मनोरंजन के करीब तो है। वैसे ही भावना आपको मनोरंजन से भी आएगी, लेकिन उसको आप मनोरंजन की श्रेणी में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? उसको आप इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि वो जीवित रहने के लिए जरूरी है। जो चीजें जीवित रहने के लिए जरूरी है, जैसे मान लो कि आप थके हुए थे, आप सुबह आप खेत में गए और आपने 4-5 घंटे खूब परिश्रम किया, खूब काम किया, जब वापस आए तो आपको बड़ी गहरी नींद आ रही थी, आपने भोजन किया और सो गए। सोए तो सोकर उठे तो आपको आनंद आ गया कि नींद बड़ी अच्छी आई। तो अब नींद लेने में आपको आनंद तो आया, लेकिन नींद को आप मनोरंजन की श्रेणी में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि नींद लेना जीवित रहने के लिए जरूरी है, भोजन करना जीवित रहने के लिए जरूरी है। आपका आजीविका जो चला रहे हैं आप, जैसे मान लो कि सर्कस के अंदर कोई जोकर बना है, तो जोकर बनना, जोकर को देखना बड़ा अच्छा काम है, लेकिन जोकर उस काम को कर क्यों रहा है? आजीविका के लिए कर रहा है ना, उसकी जॉब है वो, उसके लिए मनोरंजन नहीं है वो। ध्यान रखना है, आप अगर आजीविका कमा रहे हैं उस चीज से, मनोरंजन नहीं है, क्योंकि खाली समय का काम नहीं है वो। अगर मान लीजिए कि आप, क्योंकि चाहे वो जोकर है, उसके पास एक जिम्मेदारी तो है ना कि लोगों को हंसाना है, लोगों को एंटरटेन करना है, तो जिम्मेदारी से मुक्त नहीं है उस समय वो। इसी तरह से अगर नींद लेना है, अगर नींद नहीं लेंगे, नींद लेने में आनंद खूब आएगा आपको, लेकिन अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आपके अस्तित्व के ऊपर खतरा आ जाएगा। आप सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर खतरा आ जाएगा। तो नींद लेना, भोजन करना, आजीविका कमाने वाले काम, ये सारे के सारे अस्तित्व वही नहीं है। इनको सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए जरूरी है, इसलिए इनको हम मनोरंजन की श्रेणी में नहीं रखेंगे। संवेग प्रधान, संवेग की यहाँ पर क्या रहेगी? प्रधानता रहेगी। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। स्वेच्छा से भागीदारी होगी, आप अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से इन गतिविधियों में भाग लेंगे और रचनात्मकता आपको देखने को मिल सकती है। मैं कह रहा हूं कि मिलेगी ही मिलेगी, जरूरी नहीं है, लेकिन खाली समय के अंदर आप रचनात्मक कार्य को करते हैं। आप कभी गिटार सीखने का प्रयास कर सकते हैं, कभी आप कुछ लिखने का प्रयास कर सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ रचनात्मक ढंग से आप उस खाली समय को व्यतीत करने का काम करते हैं। सामाजिक मान्यता, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त कार्य जो है उसी को ही हम क्या मानेंगे? उसी को हम क्या मानेंगे? मनोरंजन की श्रेणी में उसको हम मानेंगे, उसको मनोरंजन की श्रेणी में मानेंगे। एक बात यहां पर और नोट कर लीजिए, जो बीच बीच में जो हमारी बात आई थी कि मनोरंजन जो है उसमें किस किस को हम, अब ये तो हालांकि किस किस को समझ सकते हैं। एक बात यहां पर और आप जरूरी बात यहां पर ध्यान रखना, और वो जरूरी बात क्या है कि मनोरंजन जो है उसमें लक्ष्य होना जरूरी है। फिर लक्ष्य जो है वो मनोरंजन में होता है, ये कहीं आप अलग से नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, ये किताब में नहीं है। इसको आप जरूर लिख लेना कि किताब में ये बात, क्योंकि मैंने पीछे समझा दिया, वहां पर संतुष्टि शब्द आया, वहां पर मैं समझाया था कि मनोरंजन जो है वो लक्ष्य उसमें होता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करेंगे? वो गतिविधि करेंगे, वो गतिविधि करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला, मनोरंजन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में ये शब्द री प्लस क्रिएशन, दोबारा निर्माण करना। हिंदी में इसके लिए शब्द मनोरंजन, मन को प्रसन्न करना। बेसिकली हम देखें तो खोई हुई ऊर्जा का पुनः निर्माण करना क्या कहलाएगा? मनोरंजन कहलाएगा। 14वीं सदी के अंदर बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए प्रथम बार इसका प्रयोग किया गया। आधुनिक समय के अंदर लगभग आप कह सकते हैं कि 19वीं 20वीं सदी के आसपास, सदी भी लिख लेना, 19वीं 20वीं सदी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, औद्योगिकरण और शहरीकरण जब अमेरिका में जोर पकड़ा, तो उसकी वजह से मनोरंजन जो है उसकी जरूरत महसूस हुई और तब से मनोरंजन जो है वो फला फूला। फिर हमने परिभाषाएं पढ़ी। परिभाषाओं में हमने एक व्यक्ति का नाम पढ़ा, जोसेफ ली, जिनको मनोरंजन के जनक कहा जाता है, या हम जिनको आधुनिक या फिर मॉडर्न प्लेग्राउंड मूवमेंट के फादर कहते हैं, आधुनिक खेल मैदानों के जनक भी उनको हम कहते हैं। जोसेफ ली और साल्सन की एक परिभाषा, मनोरंजन गति नहीं बल्कि संवेग है, ये हमने देखी, उसके पीछे हमने कारण भी देखा। साल्सन की जो पूरी परिभाषा है, मनोरंजन गति नहीं बल्कि एक संवेग है, एक व्यक्तिगत अनुक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, जीवन का एक मार्ग है, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। ये बात किसने बोली? ये बात साल्सन ने बोली। उसके बाद हमने हटचिंसन की परिभाषा देखी, हमने बटलर की परिभाषा देखी, कुछ परिभाषा आफर की परिभाषा देखी, कुछ परिभाषाएं हमने देखी, और उन परिभाषाओं में हमें जो बात मिली कि आप स्वेच्छा से भाग इसमें लेते हैं। आनंद, जब आप गतिविधि कर रहे होते हैं तो आप आनंद का संचार आपके मन में होता है, आपके मन को प्रसन्नता मिलती है,
गतिविधि को पूरा करने के बाद आपको संतुष्टि मिलती है। केवल उन्हीं गतिविधियों को मनोरंजन की श्रेणी में रखा जा सकता है कि जो संवेग प्रधान है। क्रिया का वहां पर होना जरूरी नहीं है हालांकि, लेकिन यह बात जरूरी है कि समाज से मान्यता प्राप्त हो और वो गतिविधि आपको जीवित रखने के लिए जरूरी नहीं हो। केवल खाली समय की गतिविधियों को ही आप क्या समझेंगे, मनोरंजन समझेंगे, जब आप पूर्ण रूप से जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। इतनी बातें हमने आज की क्लास में की हैं भाई। कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं जिनको थोड़ा सा दिक्कत आई है, वैसे मुझे लगता है कि बड़ा आराम से मैं चलाऊं, 2-3 स्लाइड ही मैंने यहाँ पर की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप क्लास को दोबारा देख लीजिए और कमेंट सेक्शन का उपयोग कर लिया कीजिए। और थोड़ा 1-2 बार पढ़ेंगे तो इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बस थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर दीजिए, थोड़ा सा आप चीज़ों को एग्जाम्पल लेके इनको देखेंगे कि मनोरंजन गतिविधियां आपने खूब की हैं। आपने वो मनोरंजन गतिविधियां भी की होंगी जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है और जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, उनको भी आप याद कर लीजिए। और आपको नींद लेकर भोजन करके बहुत अच्छा लगा होगा, उन गतिविधियों को भी आप देख लीजिए, लेकिन उनको मनोरंजन आप नहीं कहेंगे। जॉब के दौरान, दायित्व के दौरान आप खेले भी होंगे, लेकिन उनको मनोरंजन आप नहीं कहेंगे। ये तमाम जो एक्सपीरियंस है, आपके खुद के अनुभव जो हैं, उनको आप याद कीजिएगा। आपको चीज़ों को समझने में थोड़ी सी आसानी जरूर होगी। पुस्तक के बारे में जो बार बार विद्यार्थी पूछ रहे हैं, तो पुस्तक जो है वो बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगी, उसके बारे में टेंशन आप नहीं लीजिएगा। आपको सिर्फ एक बात की टेंशन लेनी है कि जो चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं वो समझ आपको पूर्णता आ रही है या नहीं आ रही है। तो समझ में आपको आनी बड़ी जरूरी है। और अभी एक हमारी क्लास हो रही है, सोमवार से हम 2-2 क्लास करना शुरू कर देंगे। चलिए भाई, चलिए, थोड़ा समय जो हमारा ऊपर हो गया है। सभी साथियों का कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो आपकी ये क्लासेस होती हैं, जो मिस हो जाती हैं क्लासेस बाई चांस कई बार, तो ये आपको अगले दिन आपके जो फोल्डर बने हुए हैं, एक फोल्डर तो बना हुआ है रिकॉर्डेड का, और एक फोल्डर वहाँ पर नया बनेगा यूनिट नंबर 8 का, न्यू यूनिट नंबर 8 से फोल्डर बनेगा, उसमें आपको ये मिल जाया करेंगी। जो कल की जो हमारी क्लास थी उसको हमने इंट्रोडक्शन में डाला है और वो सबके लिए ओपन है, उसको आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अन्य आपकी क्लास यूनिट वाइज उसी क्रम में जुड़ती हुई चलेंगी जिस क्रम में आपका सिलेबस है। और विद्यार्थियों के यहाँ पर तमाम जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पिछले बैच के जो विद्यार्थी हैं वो भी लाइव बैच में हमने जोड़े हैं, और नए विद्यार्थी हैं वो भी हमने यहाँ पर जोड़े हैं। तो कमेंट यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ चलते हैं, कमेंट जो है बहुत खूब सारे कमेंट जो होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं समय जो है वो अपना पढ़ाई पे ज़्यादा लगाऊँ, लाइन टू लाइन हम चलें, जहाँ पर आवश्यकता महसूस होगी वहाँ पर आपके कमेंट जो है उनका जवाब जो है वो जरूर दिया जाता है। चलिए भाई, तो कक्षा के अंदर जुड़ने के लिए सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।